हेलो एवरीवन। कल हमने क्लास के अंदर रूल नंबर 27 पढ़ा था। रूल नंबर 27 एप्लीकेबल है व्हेन द प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन फॉर सप्लाई। आज हम क्लास के अंदर बात करेंगे रूल नंबर 28। आज हम क्लास के अंदर बात करेंगे रूल नंबर 28। ये तो आपको समझ में आई क्या होगा, रूल्स आपके तभी एप्लीकेबल होंगे जब ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई नहीं हो। जब ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसीडर नहीं होगी तो क्या होगा, रूल्स अप्लाई होंगे। तो मींस ये रूल नंबर 28 एप्लीकेबल कब होगा? रूल नंबर 20 इज एप्लीकेबल व्हेन सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन। आपको याद आ रहा होगा हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू में कंडीशन पढ़ी थी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी कंसीडर होगी जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट, याद आया, रिलेटेड पर्सन नहीं हो और डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हो, क्योंकि रिलेटेड पर्सन होने की वजह से वो प्राइस मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो जो प्राइस पेड और पेएबल है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो सेलिंग प्राइस है, वो तभी कंसीडर होगा जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन। और यदि सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन हुए तो ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई नहीं होगी। तो क्या अप्लाई करेंगे? रूल्स। कौन सा रूल नंबर? रूल नंबर 28, जो आज अपन क्लास के अंदर बात करने वाले। समझ में आ गई बात? सीक्वेंस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि रूल नंबर 28 का नंबर तब आएगा जब रूल नंबर 27 अप्लाई नहीं होगा। रूल नंबर 27 अलग है, रूल नंबर 28 अलग है, दोनों की एप्लीकेबिलिटी अलग अलग है। रूल नंबर 27 की एप्लीकेबिलिटी है जब व्हेन द प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन, एंड रूल नंबर 8 की एप्लीकेबिलिटी है जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन। यस, सप्लायर रेसिपिएंट आर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन। तो रिलेटेड पर्सन में अपने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे कि या तो वो एम्प्लॉइज हो, या फॉर एग्जांपल कंट्रोल हो, या कुछ स्टेक हो। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या हुआ? ब्रांचेस, जहां पे उनका जीएसटी नंबर अलग अलग होता है लेकिन पर्सन एक ही होता है। यदि पर्सन एक ही हो लेकिन जीएसटी नंबर अलग अलग हो तो ये जो ब्रांचेज होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? डीपी, डिस्टिंक्ट पर्संस। तो या तो वो सप्लायर रेसिपिएंट या तो डीपी है या वो रिलेटेड पर्सन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, एजेंट नहीं होना चाहिए। यदि आपने किसी इंटरमीडिएट एजेंट के थ्रू यदि माल बेचा है तो उसके लिए रूल नंबर 29 अलग बना हुआ है। तो रूल नंबर 28 अप्लाई नहीं हो। हाँ, डीपी का जो मतलब हुआ, डीपी का जो मतलब है वो ये है कि डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या मतलब हुआ? डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट। और एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं आगे से कभी पुराने कंसेप्ट का मतलब नहीं बताता, ये मेरा टैलेंट है या मेरा नेगेटिव होता है। हर इंसान के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो मुझे पसंद नहीं आता पुराना। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई रीजन हो सकता है आप क्लास में नहीं आए, वो कोई ना कोई रीजन हो सकता है कि आप घर जाके नहीं पढ़ते। और मुझे नेगेटिविटी यूज होता है इनडिसिप्लिन, वो मैं प्रमोट नहीं करता। मुझे इनडिसिप्लिन से मतलब बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं मानता हूं कि डिसिप्लिन पहले स्टेप है। यदि आपको सीएस बनना है तो डिसिप्लिन पहली स्टेप है, बाद में बाकी चीजें आती। अभी तो बोलो टाइम पढ़ने का कम कर दो, मेरे को इफेक्ट नहीं पड़ता पढ़ने का, लेकिन जिस समय जो करना है वो उस समय करना पड़ेगा। तो डीपी का क्या मतलब हुआ? डीपी का मतलब हुआ ब्रांचेस। अपन ने भी स्टार्टिंग में बात की थी, आया था सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर। तो सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर अपने बात की थी कि जब एक पर्सन है, उसकी दो ब्रांचेज है, एक जयपुर में, पूना में। तो जयपुर और पूना क्या हो गए? ये तो पर्सन एक ही, लेकिन जयपुर वाला बंदा राजस्थान में रजिस्टर्ड होगा, पूना वाला बंदा महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अलग अलग पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। डिस्टिंक्ट पर्सन, माना कि पर्सन एक ही, कंपनी एक ही। समझ में आ गई बात? तो या तो सप्लायर रेसिपिएंट क्या हो, रिलेटेड पर्सन हो, या डीपी। समझ में आ गई बात? पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि एजेंट के थ्रू आपने माल नहीं बेचा। यदि आपने एजेंट के थ्रू यदि माल बेचा तो रूल नंबर 20 अप्लाई नहीं होगा। रूल नंबर 29 विल बी कंसिडर्ड, जो अपन आगे बात करेंगे। तो रूल नंबर 28 के लिए क्या होना चाहिए? सप्लायर रेसिपिएंट या तो आरपी हो या डीपी हो, लेकिन नॉट एजेंट, नॉट एजेंट। जैसे अपन रूल नंबर 27 में पढ़ा था वैसे हमें वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो अपन एग्जांपल से आगे बात करते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया है कि रूल नंबर 28 अप्लाई कब होगा। कौन सा रूल है? रूल नंबर 28।
सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन, यहाँ पे दो पर्सन है, वन इज अ सप्लायर, अपन नाम दे देते हैं ए और रेसिपिएंट को नाम दे देते हैं दैट इज अ बी। कोई कंफ्यूजन? अभी कुछ बताया ही नहीं। तो सप्लायर क्या है ए और रेसिपिएंट क्या है दैट इज अ बी। तो सप्लायर रेसिपिएंट या तो रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन, कुछ भी हो सकता है, एक ही बात है। सप्लायर रेसिपिएंट या तो रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन से, डिफरेंट पर्सन से। देन व्हाट इज अ वैल्यू? इन दोनों के बीच में जो भी प्राइस चार्ज की जा रही है दैट इज अ सेलिंग प्राइस या यू कैन से ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्या वो कंसिडर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेलिंग प्राइस तभी कंसिडर होगी जब सप्लायर रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन और नॉट डीपी। लेकिन यहां पे क्या है, ए एंड बी या तो रिलेटेड पर्सन है या वो डीपी है। तो जो भी सेलिंग प्राइस, जो भी प्राइस चार्ज की जा रही है उसके आधार पर वैल्यूएशन नॉर्मली नहीं होगा। तो चलते हैं अपन रूल नंबर 28 के पास। लेकिन रूल नंबर 28 क्या कहता है समझने के लिए, ए ने बी को क्या किया, मोटरसाइकिल बेची। लेकिन जिस प्राइस पे मोटरसाइकिल बेची वो प्राइस हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों क्या है बेटा, या तो रिलेटेड पर्सन है या डीपी। अब हमें देखना पड़ेगा ओजी, सुनो जी, ए जी क्या बीजी को बेचते हो? भैया आपका काम ही क्या है? क्या है? मोटरसाइकिल लो, मोटरसाइकिल भैया आप तो मोटरसाइकिल बेचते हो ना। तो मार्केट में बाकी बहुत सारे कस्टमर को भी एट द सेम टाइम या सिमिलर टाइम या ऑलमोस्ट द सेम टाइम आप बेचते होंगे। समझ में आई बात? तो ये एजी ने सीजी को, डीजी को, ईजी को, एफजी को, मतलब डिफरेंट पर्संस को जो प्राइस पे बेचा होगा वो वाली प्राइस को हम क्या बोलेंगे, जिसे हमने पढ़ा था। कहां पढ़ा था? रूल नंबर 27 में। तो वैसे ही रूल नंबर 28 के अंदर पहला प्रेफरेंस क्या होगा, ओपन मार्केट वैल्यू। पहला प्रेफरेंस क्या होगा, ओएमवी, ओपन मार्केट वैल्यू। समझ में आ गई बात? मींस ए के द्वारा ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर नॉर्मली बिना जीएसटी के ये मोटरसाइकिल सेम टू सेम मार्केट में बेची जाती है एट द प्राइस ऑफ 95,000 रुपीज। क्या बोलते हैं इसको अपन, ओपन मार्केट वैल्यू। दैट इज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ऐसा हो सकता है ना कि ये सप्लायर जिन जिनको बेचता है, सीजी, डीजी, ईजी, एफजी, व्हाटएवर, वो सब रिलेटेड पर्सन। तो इस हमारे देयर इज नो ओपन मार्केट वैल्यू, क्योंकि जितने भी ओपन मार्केट वैल्यू वो भी इन्फ्लुएंस्ड है, वो प्राइस हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो यदि ओपन मार्केट वैल्यू यदि अवेलेबल नहीं है तो क्या करें, और बनाओ रूल नंबर 27 का लॉजिक अप्लाई करो। यहां पे पॉइंट नंबर 2 नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे प्राइस के साथ जो भी कंसिडरेशन दिया था उसका मॉनेटरी वैल्यू ऐड कर दिया, वो पॉइंट तो यहां पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यस, ये जो पर्सन है जो सेम गुड्स है, क्या बेटा, सेम गुड्स का प्राइस आपको अवेलेबल नहीं है तो आपके दिमाग में क्या आया, सर जो आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स है। समझ में आया? तो पॉइंट नंबर सेकंड यहां पे क्या बन जाएगा, पॉइंट नंबर सेकंड बन जाएगा, एक मिनट, पॉइंट नंबर सेकंड क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी। लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी, और लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी को आप बोल सकते हो दैट इज आइडेंटिकल गुड्स एंड सिमिलर गुड्स। या तो मिलता जुलता वैसा ही प्रोडक्ट या 100% मिलता नहीं हो लेकिन क्रेडिटर सेम हो, फीचर सेम हो, क्वालिटी सेम हो, तो उनको अपन बोलते हैं सिमिलर गुड्स। तो या तो आइडेंटिकल गुड्स हो या सिमिलर गुड्स हो, उनकी वैल्यू के आधार पे भी अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नंबर 2 का नंबर तभी आएगा जब इफ ओएमवी नॉट अवेलेबल अगेन। तो रूल नंबर 27 पर आता था, मैंने मजे लिए थे, आज नहीं लूंगा कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 विचएवर इज लोअर और हायर की बात ही नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस में यदि सप्लायर ने रेसिपिएंट को
यदि सप्लायर ने रेसिपिएंट को जिस प्राइस पे बेचा वो वाली प्राइस कंसिडर नहीं होगी। यदि सप्लायर रेसिपिएंट कौन है बेटा, या तो रिलेटेड पर्सन या डीपी। तो सप्लायर रेसिपिएंट या तो रिलेटेड पर्सन है या डीपी है। तो जो प्राइस पे माल बेचा जा रहा है, जिस प्राइस पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, वो वैल्यू नहीं है। पहला प्रेफरेंस ओपन मार्केट वैल्यू, पहला प्रेफरेंस। यदि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, आवाज नहीं आ रही, क्या करेंगे, लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की जो वैल्यूज है वो हम कंसिडर करेंगे। पहला प्रेफरेंस क्या है, OMV ओपन मार्केट वैल्यू। और यदि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की जो वैल्यूज है दैट विल बी कंसिडर। सर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 यदि दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो क्या करें, तो देन पॉइंट नंबर 3 रूल नंबर 30 और रूल नंबर 31 इन दैट ऑर्डर। तो रूल 30 और 31 के आधार पर हम क्या करेंगे, वैल्यू कंप्यूट करेंगे। समझ में आ गई बात। तो पॉइंट नंबर 3 का नंबर कब आएगा, पॉइंट नंबर 3 का नंबर कब आएगा, इफ 1 and 2 या A and B नॉट अवेलेबल। 1 और A क्या हो गया, ओपन मार्केट वैल्यू। यदि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की जो वैल्यूज है वो भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें, तो देन वैल्यूएशन किया जाएगा किसके आधार पे, रूल 30 पहली प्रेफरेंस, रूल 30 नहीं है तो रूल 31 इन दैट ऑर्डर। इन दैट ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि पहले रूल 30 अप्लाई करना है, रूल 30 अप्लाई नहीं होगा तो रूल नंबर 31 विल बी अप्लाई। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? हेलो, कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? कौन सा रूल पढ़ रहे हैं अपन, रूल नंबर 28। जितना पढ़ा है समझ में आया? रूल नंबर 28 वापस से रिपीट करते हैं, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स, एक कब अप्लाई होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन या बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन बट अदर देन थ्रू एन एजेंट। क्योंकि यदि एजेंट के थ्रू यदि आपने सप्लाई किया, माल बेचा, तो क्या होगा, रूल 29। तो एजेंट के अलावा सप्लायर रेसिपिएंट या तो रिलेटेड पर्सन है या वो डीपी ब्रांचेज हैं। तो देन पहला प्रेफरेंस क्या होगा, आवाज नहीं आ रही, पहला प्रेफरेंस ओपन मार्केट वैल्यू। और यदि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की जो वैल्यूज है दैट विल बी कंसिडर। और यदि पॉइंट नंबर ए और बी दोनों यदि अवेलेबल नहीं है तो रूल नंबर 30 और 31 इन दैट ऑर्डर। समझ में आ गई बात? यदि हम लो पढ़े हो इफ एंड बट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लो में इफ एंड बट के बिना कुछ होता ही नहीं है। ध्यान से देखना, अब वैल्यूएशन किसका कर रहे हैं, ए ने जो बी को माल बेचा उसकी वैल्यू निकाली जा रही है। तो हमने क्या बोला, नॉर्मली हमने क्या बोला, ए ने बी को माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा या ए ने बी को सर्विसेज प्रोवाइड की, चल छुट्टे, तेरी प्राइस कंसिडर नहीं करते क्योंकि बिकॉज यू आर आरपी या डीपी। तो हमने क्या बोला, एजी तूने सीजी या डीजी या ईजी को जिस प्राइस पे बेचा होगा जिसको अपन ने क्या बोला, ओपन मार्केट वैल्यू। क्या बोला अपन ने, तो या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू कंसिडर कर सकते हो। ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, और अदरवाइज रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर। अब नाउ रूल नंबर 28 में पहला प्रोविजन, पहला प्रोविजन क्या कहता है, प्रोविजन मतलब कंडीशन। आपको पता है प्रोविजन कंडीशन के फॉर्म में होता है और प्रोविजन बहुत बार एक्सेप्शन के फॉर्म में भी होता है। यह हमें लॉ के अंदर पढ़ा होगा, प्रोवाइडेड दैट। तो रूल नंबर 28 का पहला प्रोविजन क्या कहता है, सुनो, आप ऐसा भी कर सकते हो, कैसा कर सकते हो, जो आपको दिख रहा हो तो आप कर ही सकते हो। लेकिन जनरली क्या होता है मार्केट में, बिजनेसमैन जो करते हैं ना, वो एक डमी यूनिट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, और उसके थ्रू माल बेचते हैं। मतलब मुझे माल बेचने का है, जैसे मैं पर्सन हूं, मुझे माल बेचने का है ना, लेकिन मैंने क्या किया, अपना माल डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेचा। मार्केट में प्रैक्टिकली लोग क्या करते हैं, बीच में कंपनी और ले आते हैं जिसके थ्रू आगे माल बेचते हैं, जिसको आपने क्या बोल दिया, आरपी।
और बिजनेस की लैंग्वेज में यदि आप बहुत ज्यादा सीएनबीसी आवाज या ऐसे बिजनेस चैनल ये आप देखते हो तो उनको मार्केट में बोला जाता है सिस्टर कंसर्न। शायद कभी कभी कंपनी लोगों के अंदर भी ये वर्ड यूज आया। तो ये होता है मार्केट में, प्रैक्टिकली बहुत होता है कि आप क्या करते हो, अपनी डमी डमी मतलब अपनी सिस्टर कंसर्न ओपन करते हो, उसके थ्रू आप आगे माल बेचते हो। तो गवर्नमेंट ने यहां पे तरीका और बनाया। क्या बनाया? सुनो जी, एजी सुनो, ए ने बी को जिस प्राइस पे, क्या बेटा, ए ने बी को जिस प्राइस पे, फॉर एग्जांपल क्या प्राइस पे माल बेचा था, फॉर एग्जांपल 40,000 में माल बेचा था। तो ये तो मैंने पहले ही पढ़ लिया, ना 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 40,000 की वैल्यू नहीं होगी। 40,000 की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि सप्लायर रेसिपिएंट आर रिलेटेड पर्सन या डीपी। वैल्यूएशन किसका हो रहा है? ए ने बी को जिस प्राइस पे बेचा तो वो वैल्यू निकाली जा रही है, लेकिन जिस प्राइस पे बेचा वो वैल्यू नहीं है, ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। तो ये प्रोविजन क्या कहता है, भैया आप सिस्टम कंसर्न के ही थ्रू माल बेचते हो, तो बी ने कस्टमर को जिस प्राइस पे बेचा होगा, वैल्यूएशन किसका हो रहा है यहां पे? ए का, लेकिन वैल्यू कौन सी कंसिडर कर रहे हैं? जिस रिलेटेड पर्सन को हमने बेचा, जिस रिलेटेड पर्सन को हमने बेचा बी को, बी ने फर्दर जिस प्राइस पे अनादर पर्सन को बेचा है, फॉर एग्जाम्पल 1,30,000 रुपीज या 1,20,000 रुपीज, तो जिस प्राइस पे बेचा है वो वैल्यू अपन कंसिडर करेंगे। कुछ समझ में आया कौन सी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं? वैल्यूएशन किसका हो रहा है? सप्लायर का, ए का। ये बात तो समझ में आ गई। तो ए ने जो बी को बेचा, ना 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 ना, ये वाला प्राइस को कंसिडर नहीं हो सकता क्योंकि तुम दोनों रिलेटेड पर्सन हो या डीपी हो। तो हम क्या कंसिडर करें? बी ने फर्दर, क्या बेटा, बी ने जो फर्दर जिस प्राइस पे, बी मतलब कौन? रिलेटेड पर्सन या वो ब्रांच ने फर्दर जिस प्राइस पे अनरिलेटेड कस्टमर को बेचा है वो वैल्यू। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये वैल्यू के आधार पे तो वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें वो जो रिलेटेड पर्सन है बी, उसका भी क्या होगा? तेज बोलो, उसका भी क्या होगा? तो कुछ तो टका वो भी लेगा ना। कितना टका लेगा? वो तो टके से पूछो, बी से। मैंने पहले ही बोला था मुझे तो मजा आता है, मैं तो मजे लेके पढ़ने में बिलीव करता हूं। मेरी लैंग्वेज बड़ी बेकार है क्लास के अंदर। कोई पाप थोड़ी क्या है कि 12-12 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे मजे लो। मैं तो जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलता था कुछ बोलते थे पागल हो गया, सदमा लग गया कि मैं एग्जाम में सोच सोच के कहानियां बना के लिख के आता था और इतना मजा आता था मेरे को एग्जाम देने, बता ही नहीं सकता। और बाजू वाले बोलते थे पागल हो गए तू, सदमा लग गया मेरे को। और बाद में मेरे नंबर आते थे 70, उसके आते थे 30। जो दिल से लिखता है ना उसकी बात ही अलग होती है। आपको पढ़ाई में एंजॉय करना, मैं यही बोलता हूं, पढ़ाई एंटरटेनमेंट है, पढ़ाई एंजॉय, क्योंकि वी आर प्रोफेशनल। हुमायूं के बारे में नहीं बताया जा रहा, वो महमूद तुगलक के बारे में नहीं बताया जा रहा, वो नॉनसेंस पढ़ाई। मुझे इतनी नफरत है 12 तक की पढ़ाई, 10 तक की मैं बता ही नहीं सकता। मतलब आज जो एजुकेशन सिस्टम है, पहले मैं 10 तक की एजुकेशन बताऊंगा सबसे पहले। वो हुमायूं पढ़ाते पढ़ी क्या क्या पढ़ाते हैं, ऊपर से बोलते यार जबर, कहां से जबर यार, मेरे इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे पैसा कमाने में इंटरेस्ट, जिससे पैसा बने। आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, मुझे मजा आया सीएस पढ़ के, प्रैक्टिकल है काफी हद तक, चीजें लॉजिकल है, यूज आती है, लॉजिकल है, सेंसफुल है। समझ में आ रही बात? किसी बंदे को प्लांट के बारे में जानना ही नहीं, उसको प्लांट रखवाते, नंबर नहीं याद होता, फिर क्यों जानू प्लांट के बारे में? नहीं जानना मेरे को प्लांट के बारे में, क्यों जानू एनिमल्स के बारे में? इंटरेस्ट ही नहीं। ठीक है, कम बैक टू अ पॉइंट, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वी हैव टू बी इन्वॉल्व इन दिस। तो बात समझ आ रही है? ए ने बी को क्या था, वो वाली प्राइस कंसिडर नहीं करेंगे। रिलेटेड पर्सन ने जिस प्राइस पे अनरिलेटेड कस्टमर को बेचा वो वाली पूरी अमाउंट भी कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि बी का भी मार्जिन होगा। अब उसका कितना मार्जिन होगा वो तो रियल लाइफ में अलग अलग होगा, वो मैं कैसे बताऊं? तो गवर्नमेंट ने बोला कि जनरली ये बिजनेसमैन 10% तो लेता है, 10% तो कमाइए ही कमाएगा, क्योंकि धंधा लेके बैठा है तो भैया 10% तो कमाएगा ना, 10% तो सेल्स पे कमाएगा ना। तो अपन एक काम करते हैं, इस सेलिंग प्राइस का 90% फिक्स कर देते हैं, दैट इज अ वैल्यू ऑफ ए। कुछ समझ में आया? मत कंसिडर करो ये प्रोविजन, यू आर जीनियस। एक क्वेश्चन ही आया, बहुत अच्छी बात है, जितना ज्यादा विपन बतलाओ बेटर है। एग्जामिनर आपके मजे ले उससे बेटर है कि आप क्लास के अंदर पूछो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बोला था
यदि बी ने फर्दर यदि किसी कस्टमर को नहीं बेचा तो नहीं बेचा तो नहीं बेचा, आप जबरदस्ती बेचा पड़ेगा तेरे को, तो भैया ये प्रोविजन अप्लाई मत करो, ये प्रोविजन अप्लाई मत करो। लेकिन यदि बी ने फर्दर जिस कस्टमर को बेचा वो कस्टमर यदि अनरिलेटेड है, 100% कंसिडरेशन मनी के फॉर्म में है, तो जितना अमाउंट चार्ज किया जा रहा है उसका 90%, कितना परसेंट, और 90% का लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि बी का भी तो मार्जिन होगा। अब उसका बी का कितना रियल मार्जिन है उससे आपको मतलब नहीं है, फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने कि जितना बी सी से प्राइस चार्ज करेगा उसका 90% वैल्यू माना जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सामने देखो, ये जो बी रिलेटेड पर्सन, ये जो बी डीपी डिस्टिंक्ट पर्सन ने फर्दर सप्लाईज किया मिस्टर सी को, उस प्राइस चार्ज का कितना परसेंट, 90% के आधार पे ए का वैल्यूएशन होगा। समझ में आ गई बात एवरीवन? वैल्यू एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। एट दी ऑप्शन ऑफ सप्लायर का मतलब सीक्वेंस में नहीं है, इसका मतलब मैं सप्लायर हूं तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं चाहूं तो ओपन मार्केट वैल्यू के आधार पे भी वैल्यूएशन कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो मैं जिस रिलेटेड बायर को बेच रहा हूं वो रिलेटेड बायर जिस प्राइस पे फर्दर कस्टमर को बेचेगा मैं उसके आधार पे भी वैल्यूएशन कर सकता हूं। क्योंकि क्या वर्ड लिखा हुआ है यहां पे, सीक्वेंस में नहीं है ये नंबर, ऐसा नहीं बेटा ए बी सी इज नॉट अवेलेबल, दिस इज द डी, ना ये डी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डी नहीं है, ये सेपरेट ऑप्शन, पर इसका नंबर सी के बाद नहीं आएगा। जैसे पहले अपन सीक्वेंस में पढ़े थे, पहला प्रीफरेंस ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का वैल्यू, यदि वो भी अवेलेबल नहीं है तो रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर, वो भी अवेलेबल नहीं है तो ये नहीं, ये तो ऑप्शन है। आप डायरेक्टली 90% के आधार पर वैल्यूएशन कर सकते हो या ओपन मार्केट वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हो। मतलब मैं दिखाता हूं, ये फॉर एग्जांपल देखो, ध्यान से देखो, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, तो सप्लायर रेसिपिएंट क्या है, ये कंडीशन है रिलेटेड पर्सन होना चाहिए या डीपी होना चाहिए, और ये प्राइस चार्ज किया जा रहा है फॉर एग्जांपल 1000 रुपया, ना 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 ना, ये तो माइंड में सेट हो गया। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ए ने सी को बेचा फॉर एग्जांपल 1500 में, और बी ने डी को बेचा 1600 में। अब बताओ कौन सी वैल्यू लेंगे अपन? सप्लायर की मर्जी, लेकिन सप्लायर के कौन कौन से दो ऑप्शन है ये बताओ मुझे, कौन सा दो ऑप्शन है, जल्दी बोलो। 1500 का या तो 90% ले लो, ये 1500 का 90% नहीं, वेरी, ये तो ओपन मार्केट वैल्यू है ना, ये 1500 रुपए को आप क्या बोलोगे, ओपन मार्केट वैल्यू, क्या बोलेंगे इसको अपन, ओपन मार्केट वैल्यू। कोई कंफ्यूजन है इन दिस रिगार्ड? तो ओपन मार्केट वैल्यू होगी 1500 रुपए, और ये रिलेटेड पर्सन ने जिस प्राइस पे अनरिलेटेड बायर को बेचा इसका 90%, तो 1600 का 90% क्या हुआ, 1480 40, तो ऑब्वियसली सप्लायर का ऑप्शन बेटर का है 1440, तो उसको क्या लेना चाहिए 1440, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, सप्लायर चाहे तो 1500 के हिसाब से वैल्यू निकाल ले और वो चाहे तो 1440 भी कंसिडर कर सकता है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? वैल्यू एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, वैल्यू एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर क्या दिया हुआ है, वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाईज, ऑब्वियसली जो तुमने बोला ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगा जब आप जिस रिलेटेड पर्सन को या डीपी को बेच रहे हो वो फर्दर सप्लाईज करता हो। यदि उसका फर्दर सप्लाईज का कोई इंटेंशन ही नहीं है, वो फर्दर सप्लाईज करता ही नहीं है, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाईज एज सच बाय द रेसिपिएंट,
एज सच का मतलब वैसा का वैसा ए। तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाईज ऑफ गुड्स ऑफ द लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी, मतलब मिलता जुलता प्रोडक्ट, क्योंकि पुराने स्टॉक की बात करेंगे ना पर, क्योंकि आज मैं रेसिपिएंट को माल भेज रहा हूं, तो उस समय तो मेरे को प्राइस नहीं पता होगी ना कि रेसिपिएंट कस्टमर को क्या प्राइस में भेजेगा। तो रेसिपिएंट के पास जो पुराना माल पड़ा होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी। तो वैसा ही मिलता जुलता जो आपका प्रोडक्ट है जो आपके रेसिपिएंट के पास पड़ा होगा, तो रेसिपिएंट कस्टमर को जिस प्राइस पे बेच रहा होगा उसका 90% के आधार पे क्या होगा, वैल्यू कंसिडर की जाएगी। लेकिन जिस कस्टमर को बेचेगा वो क्या होना चाहिए, नॉट रिलेटेड पर्सन। हाँ बेटा आप बोलो। आप बोलो। और बी ने उसको पचास सप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन मान के चलो जो प्रोडक्ट ए ने बी को बेचा, बी ने उसे 6 महीने तक होल्ड कर दिया। उसी के लिए हमने क्या बोला यहाँ पे, लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी, मतलब ओल्ड स्टॉक। यहाँ पे जो हम वैल्यू कंसिडर करते हैं सेम की कंसिडर नहीं करते, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये वाला पॉइंट जनरली तभी अप्लाई होता है जब आप सिस्टर कंसर्न के थ्रू माल बेचते थे। तो इसका मतलब जब उसको माल भिजवा रहे हैं तो वैसा माल उसके गोडाउन में ऑलरेडी पड़ा भी तो होगा, तो जो पुराना माल जो बेच रहा होगा उसकी प्राइस ले रहे, सेम तो पता नहीं कब बिकेगा। हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद, क्योंकि ये आपने कर भी रखा होगा, कुछ टाइम पे माल पड़ा रहता है, ये थोड़ी आया और बिका। तो ओल्ड स्टॉक की बात हो रही है, वैसा का वैसा ही मिलता जुलता स्टॉक जो रिलेटेड पर्सन के पास होगा, उस जो वो प्राइस चार्ज करेगा उसका 90%। कोई और डाउट टू एनीवन? समझ में आ गया? हेलो, एक और प्रोविजो है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, यहां तक तो बड़ा इजी है, जबकि महीने से ऐड हो जाता है। ये सप्लायर रेसिपिएंट या तो रिलेटेड पर्सन या डीपी है, तो ऑब्वियसली आपके महीने से ऐड हो जाता है। पहला प्रेफरेंस ओपन मार्केट वैल्यू, यदि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की वैल्यू नहीं अवेलेबल है तो रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर। और पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि सप्लायर के ऑप्शन पे आप क्या कर सकते हो कि रिलेटेड पर्सन है, डीपी ने अनरिलेटेड बायर को जिस प्राइस पे बेचा उसका 90% के आधार पे आप वैल्यू कंसिडर कर सकते। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? नाउ देयर इज ए फर्दर प्रोवाइडेड दैट ये और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये थोड़ा सा उलझा हुआ है। समझना मेरी बात ध्यान से, मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद अपन आएंगे, ट्राई करेंगे समझने का, क्योंकि आईटीसी से रिलेटेड है। आईटीसी अपन इतना पढ़ा नहीं, फिर भी अपन एक बार समझने का ट्राई करेंगे। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। टेक्निकल एग्जांपल बाद में दूंगा, जनरल एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये बच्चा चिन्मय ट्यूटोरियल्स में पढ़ने के लिए आया है, वो जो स्टूडेंट है उसका नाम दे देते हैं अपन एक्स, ठीक है ना, और वो तुम अपने आप को मानो। ये बच्चा आया सर मुझे सेकंड मॉड्यूल पढ़ना है, ओनली चिन्मय ट्यूटोरियल से ही पढ़ना है, तो बोला फीस जो लगेगी दैट इज ओनली 28,000 रुपीज इन लमसम। ठीक है बेटा, तो 28,000 रुपए की आपकी फीस है, सेकंड मॉड्यूल की जीएसटी इंक्लूड करते हुए, जीएसटी हटाओगे तो 23 अप्रॉक्स। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? चिन्मय ट्यूटोरियल्स, चिन्मय जैन एक ही बात है, ऑनर, ठीक है। अब समझना बात, ये स्टूडेंट सोनम मैम के पास चला गया, कहां चला गया? सेकंड ओनर ऑफ चिन्मय ट्यूटोरियल्स। एग्जाम्पल लिख रहा, क्लास के में जाने का नहीं है ना। मैं फीस नहीं दे सकता, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो फलाना प्रॉब्लम, समझ में आ गया। बहुत सारी बातें की उसने और मेरा इमोशनल हो गई। एग्जाम्पल, मैम ने बोला कि बेटा एक काम कर, तू फीस पूरी दे दे, इंस्टीट्यूट पूरी फीस दे दे, आई विल पे यू 28,000, नो प्रॉब्लम। तू तो पढ़ आराम से, लेकिन इंस्टीट्यूट ही है, तो वहां पे कर देना, मैं अलग से पे को पे कर दूंगी, अकाउंट नंबर ले लेना। कुछ समझ में आया? समझ में आया? जितना एग्जाम्पल दिया है एवरीवन, एग्जाम्पल है ये,
क्लास के बाद मिलने का नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं एवरीवन? तो मेरे यहाँ पे जो फीस है 20,000 रुपीज है। मैंने बोला कि फीस पूरी लगेगी, चेंज नहीं होगी। बच्चे ने सोनम मैम से बात की, सोनम मैम ने बोला कि आप इंस्टीट्यूट में पूरा जमा करा दो, जो भी आप पे करोगे उसको अपन रिमर्स में तुम्हें पूरा पे कर देंगे, राइट। इस बच्चे ने क्या किया, 1 महीने के अंदर से 5,000 रुपए पे किए। कितने पे किए? 5,000 पे कर दिया। कितना पे कर दिया? आवाज नहीं आ रही? कितना पे कर दिया? मैंने उस बच्चे को बोला कल की तारीख में पूरी फीस जमा करा देना, ये है कि निकल जा। लेकिन इतने में मुझे क्या है पता चल गया, ये वाला राज। उसको धमकाने में दिमाग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बेटा? जैसे ही राज ओपन हो गया है कि सोनम मैम से पूरा का पूरा अमाउंट रिइंबर्स हो जाएगा, अब धमकाएंगे कि नहीं धमकाएंगे इंस्टीट्यूट? जल्दी बोलो। एक जेब में आएगा, दूसरी जेब से निकलेगा, जो जो जेब अपनी घर की है। क्या किया जा रहा, बात समझ में आ रही है? जो पैसा पैसा बहुत करते हैं उनको समझ में आ गया होगा। भैया बोले कार ऐसे पकड़ो, कार वैसे पकड़ो, तो पकड़ने का तरीका है, लेकिन अल्टीमेटली चिन्ह में समझ में आ गया भैया इधर से ले भी लूंगा, धमकाया इधर, तो क्या होगा उससे? उधर से चले जाएगा। वो नहीं बेटा, प्यारा बच्चा, आज आराम से रोज आ जा। कुछ समझ में आई कि नहीं है? क्या क्या जा रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि भैया समझो वैसे फीस पूरी बनती पूरी देनी पड़ेगी, लेकिन जब पता चल गया है, राज ओपन हो चुका है कि भैया अपन जितना भी अमाउंट कलेक्ट करेंगे, टंकी में पानी डालो लेकिन नल खुला है तो पानी डालने का ही क्यों यार? जब नल खुला है तो निकलता रहेगा पानी। तो भैया इधर से पैसा आ भी गया तो उधर से क्या होगा? आउटफ्लो। फिर फायदा क्या? मत दे बेटा। क्या कह रहे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस एग्जाम्पल का क्या कनेक्शन है समझाता हूं। यहां पे जो थीम है वो है आईटीसी। क्या थीम है समझना, ये सप्लायर ये रेसिपिएंट, सप्लायर रेसिपिएंट दोनों रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। इसलिए यहां पे जो प्राइस चार्ज की जा रही है वो मान लो 5,000 रुपीज चार्ज की जा रही है, और गवर्नमेंट को पता चल गया है कि जो प्राइस है वो 5 नहीं है, वो 28 है। कितनी वैल्यू है मार्केट में? ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है? 28। ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है? लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि यहां पे आपने 5,000 रुपीज चार्ज किया, रेसिपिएंट को क्या मिल जाता है? आईटीसी। यदि 5,000 की जगह ये अमाउंट यदि 28 होगा तो भी रेसिपिएंट क्या करेगा? आईटीसी ले लेगा। तो गवर्नमेंट को पता है कि भैया ये 5,000 का प्राइस गलत है, प्राइस रियल में कितनी बनती है? 28। लेकिन यदि अपन ने सप्लायर से जीएसटी बढ़ा भी दिया तो रेसिपिएंट क्या करेगा? कुछ समझ में आया? अपन सप्लायर के 8-2 के पीछे पड़े हैं, सप्लायर टैक्स दे, टैक्स दे, टैक्स दे। तो अपन ने मेहनत करके टैक्स लिया और उधर रेसिपिएंट फुल आईटीसी ले ले, तो फिर हमें क्या फायदा? तो क्या बोल रहे हैं? वॉट एवर प्राइस चार्ज डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू। लेकिन ये वाला पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है बेटा? रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। क्या कंडीशन है? यदि रेसिपिएंट बायर को पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाता है टैक्स पेड का, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि सप्लायर जितना भी तुम टैक्स पे कर रहे हो चलेगा, वॉट एवर प्राइस चार्ज इज डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, इवन रिलेटेड पर्सन। कुछ समझ में आई बात? समझ, मैंने पहले ही बोला थोड़ा सा ये सीधा सीधा नहीं। बच्चा आएगा तो भैया मैं आधी फीस कैसे लूंगा? पूरी लूंगा। लेकिन जब पता चल गया है कि यार सोनम मैम ही पे करेगी तो लेके क्या फायदा? तो वही गवर्नमेंट यहां पे कह रही है कि जितना सप्लायर टैक्स पे करता है रेसिपिएंट को क्या मिलता है? आईटीसी मिल जाता है। जितना सप्लायर टैक्स पे करता है उतना रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाता है। तो सप्लायर ने यदि टैक्स कम दिया क्योंकि उसने वैल्यू कम बताई, तो ज्यादा वैल्यू यदि बता के उससे ज्यादा टैक्स ले भी लो तो क्या मिल जाएगा? क्या उखाड़ लोगे? क्योंकि जितना भी सप्लायर टैक्स पे करेगा रेसिपिएंट को क्या मिलेगा? तो इसलिए जो भी अमाउंट चार्ज किया हुआ है डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू। लेकिन ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा जब रेसिपिएंट
एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। ये पॉइंट कहां एप्लीकेबल होगा? इफ रेसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। यदि सप्लायर रेसिपिएंट या तो रिलेटेड पर्सन है या क्या है बेटा, या तो सप्लायर रेसिपिएंट या तो रिलेटेड पर्सन है या डीपी है, और ये जो भी इन्होंने प्राइस चार्ज की, यदि रेसिपिएंट कौन है? इफ एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। यदि रेसिपिएंट क्या है बेटा? तो रेसिपिएंट यदि फुल आईटीसी के लिए यदि एलिजिबल है तो सप्लायर रेसिपिएंट के बीच में जितना भी प्राइस चार्ज किया जा रहा है, वैसे ये गलत है। और गलत क्यों लगा भाई? ये जो प्राइस चार्ज है ये रियल वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों रिलेटेड पर्सन है। तो रिलेटेड पर्सन होने की वजह से क्या होगा? प्राइस मैनिपुलेटेड होगा। तो ये प्राइस के साथ हम वैसे वैल्यूएशन नहीं करते। लेकिन रेसिपिएंट को यदि पूरा का पूरा आईटीसी यदि मिलता है तो दिस डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू। समझ में आ गई बात? हेलो? तो आप थोड़ा कंफ्यूजन है कुछ बच्चों के दिमाग में, तो आपको याद करना पड़ेगा। इसका जो थीम है ना वो इस बात पर है कि यदि सप्लायर का टैक्स आप ज्यादा ले भी लो तो अल्टीमेटली जितना टैक्स सप्लायर पे करेगा रेसिपिएंट को क्या मिलता है? आईटीसी। तो यदि रेसिपिएंट एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए तो सप्लायर का टैक्स बढ़ाने की मेहनत करनी क्यों है? तो आपको कभी पता चल जाता है कि भैया मैं यहां पे कितनी मेहनत कर लूं मैं नहीं जीत सकता, तो आप जीतने की मेहनत ही बंद कर देते हो। तो यदि आपको पता है कि भैया यहां पे मैं कितना भी सप्लायर का टैक्स ज्यादा ले लूं अल्टीमेटली रेसिपिएंट क्या करेगा? आईटीसी ले लेगा। तो फिर छोड़ो ना यार, जितना प्राइस पे तुम टैक्स पे करते हो वो डीम टू बी ओपन मार्केट वैल्यू में चलेगा, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला लॉजिक है। तो यहां पे बार बार आपको एक वर्ड बोलना पड़ेगा। क्या वर्ड बोलना पड़ेगा? इफ रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर full ITC, then whatever price charged, whatever amount declared in the invoice, deemed to be OMV, open market value of the goods or supplies. I think clear to everyone? ये था रूल नंबर 28. Now we come to the rule number 29. क्वेश्चन अपन एक साथ लेंगे। रूल नंबर 29। रूल नंबर 28 में मैंने बता दिया था कि अदर देन एजेंट, यदि आपने एजेंट के थ्रू यदि माल बेचा, किसके थ्रू? दलाल, एजेंट, मीडिएटर, जो आप कोई भी नाम बोल सकते हैं। तो यदि एजेंट के थ्रू, मीडिएटर के थ्रू, यदि ब्रोकर के थ्रू यदि आपके द्वारा कोई भी माल यदि बेचा जा रहा है तो रूल नंबर 29 अप्लाई होगा। तो नाउ वी कम टू द डायरेक्टली रूल नंबर 29, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, पॉइंट टू बी नोटेड। रूल नंबर 27 एंड रूल नंबर 28 दोनों गुड्स के लिए भी एप्लीकेबल है, सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन जो रूल नंबर 29 है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो सिर्फ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपने सर्विसेज एजेंट के थ्रू दी, गुड्स एजेंट के थ्रू बिकता है, वो आपको मार्केट में पता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपना माल बनाते हैं लेकिन वो एजेंट के थ्रू माल बेचते हैं, डायरेक्टली नहीं बेचते। डायरेक्टली नहीं बेचते, बहुत सारा माल डायरेक्टली बिक जाता है। बहुत सारा माल क्या करते हैं? एजेंट को दे देते हैं कि भैया मैं तुम्हें माल दे रहा हूं, तुम बेचो। तो ये जो रूल नंबर 29 है ये एप्लीकेबल होगा जब प्रिंसिपल ने एजेंट को माल दिया और एजेंट आगे माल बेचता है। Then the rule number 29 is applicable and this is applicable for goods only. So value of supplies of goods between the principal and is agent. Then what is the value? आपको पहली वैल्यू हमेशा वही पता है। अब तो मुझे लगता है कि आप बता भी दोंगे पहला वैल्यू क्या होगा कि प्रिंसिपल ने एजेंट को माल दिया बेचो। तो जरूरी थोड़ी है कि वो सारा माल एजेंट के थ्रू ही बेचता। डायरेक्टली कस्टमर को भी तो बेच सकता है ना। तो जिस प्राइस पे आप कस्टमर को बेच रहे हो वो वाली प्राइस को हम क्या बोलते हैं? OMV, OMV ओपन मार्केट वैल्यू। कोई कंफ्यूजन? लेकिन यहां पे ओपन मार्केट वैल्यू के साथ ही, सामने देखो ध्यान से, ओपन मार्केट वैल्यू के साथ ही एक ऑप्शन और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है
कि भैया प्रिंसिपल एजेंट को माल दे रहा है, तो एजेंट क्या करेगा, माल आगे बेचेगा। ये जिस प्राइस पे बेचेगा वो 100% तो नहीं ले सकते हम, क्योंकि वैल्यूएशन किसका करना है, पी का। वैल्यूएशन किसका करें, पी का। तो एजेंट ने जिस प्राइस पे माल बेचा, क्या वो प्राइस कंसिडर की जा सकती है, फुल वैल्यू कंसिडर नहीं की जा सकती। वापस से वही सेम लॉजिक, कुछ तो कमाएगा, तो 10% नहीं हो सकता है, वो 5% में काम करता हो सकता है 20% में काम करता हो, अभी नहीं पता। मार्केट में मार्जिन अलग अलग है, मार्जिन में कमीशन अलग अलग है, लेकिन जनरली 10% तो लेगा ना। तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया भैया, जितना भी एजेंट कस्टमर को जिस प्राइस पे बेच रहा है उसका 90% के आधार पे भी आप वैल्यूएशन कर सकते हो। तो पीजी, कौन सी, पीपी, पी फॉर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या, दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, वो चाहे तो डायरेक्टली जिस प्राइस पे कस्टमर को माल बेच रहा है वो वैल्यू कंसिडर कर सकता है, और वो चाहे तो एजेंट ने जिस प्राइस पे कस्टमर को बेचा, क्या बता, एजेंट ने जिस प्राइस पे कस्टमर को बेचा उसका 90%, पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि कस्टमर क्या होना चाहिए, अनरिलेटेड। समझ में आ गई बात। अब तुम लोगों को लग रहा होगा सर, ऐसा लग रहा है कि हम ही प्रोविजन बना रहे हैं, आप तो लेवल ही नहीं है टैक्स। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन, समझ में आ रहा है सबको। तो रूल नंबर 29 इज क्लियर। रूल नंबर 29, वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट। तो पहला प्रेफरेंस क्या होगा, ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स बीइंग वैल्यूड कंपेयर विथ 90%। और 90% किसका होगा, एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाईज। 90% of the price charged for the supplies of the goods of the like kind and like quality by the recipient। यहां पे recipient कौन है, एजेंट। यहां पे recipient कौन है, by the agent to his customer। और कस्टमर कैसा होना चाहिए, नॉट रिलेटेड, क्योंकि रिलेटेड होगा तो फिर प्राइस गलत हो जाएगी। समझ में आ गई बात। हम समझ के पढ़ेंगे, तो एग्जाम में यदि आप कोई वर्ड यदि आप बोलते हो तो आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो समझने का फायदा है, लेकिन समझ के नंबर नहीं आता। सबसे बेस्ट तरीका होता है रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन तो आपको करना ही है, रिवीजन के बिना तो आपको याद होगा ही नहीं, लेकिन समझा हुआ होगा तो आप यदि कोई वर्ड भूल रहे होंगे तो आप कनेक्ट कर लोगे, ये लॉजिक है, ये होना चाहिए। इसलिए समझे हुए का फायदा होता है। तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप कंटेंट एग्जाम में नहीं लिख सकते। समझ में आ रही बात है एवरीवन। वापस से रिपीट करता हूं, यदि प्रिंसिपल ने एजेंट को यदि माल बेचा, तो देन प्रिंसिपल ने जिस प्राइस पे कस्टमर को बेचा दूसरे कस्टमर को, उसको क्या बोलेंगे हम, ओपन मार्केट वैल्यू। तो वो ओपन मार्केट वैल्यू, या जिस एजेंट को हमने माल बेचा था उसने जब फर्दर कस्टमर को जिस प्राइस पे बेचा उसका 90% के आधार पे भी हम वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। ये सप्लायर का ऑप्शन है, अक्कर बक्कर बम्बे हो, मतलब वो कोई भी ऑप्शन ले सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, यदि पॉइंट नंबर ए यदि अवेलेबल नहीं हो, यदि पॉइंट नंबर ए के अकॉर्डिंग यदि वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रही हो, तो देन रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर। यहां पे लाइक काइंड और लाइक क्वालिटीज जो है अदर सप्लायर्स है उनका वैल्यू यहां पे कंसिडर नहीं है। यहां पे डायरेक्टली एक ही कंसेप्ट दिया हुआ है, कौन सा वाला, ओपन मार्केट वैल्यू, मतलब जो प्रिंसिपल अदर कस्टमर को जिस प्राइस पे बेच रहा है वो वाला प्राइस, या एजेंट, वो एजेंट ने कस्टमर को जिस प्राइस पे बेचा उसका 90%। और यदि ए के द्वारा, पॉइंट नंबर ए के द्वारा यदि वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रही है, तो डायरेक्टली पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है, रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर। इन दैट ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि पहले रूल 30 नहीं हो तो 31। कोई जल्दी नहीं अपने को, समझ में आ रहा है यहां तक एवरीवन। आगे कंटिन्यू करें। हेलो, सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट टू एनीवन इन द क्लास, कोई कंफ्यूजन। अब सबके दिमाग में एक ही डाउट ये आ रहा होगा, सर ये रूल 30 और 31 बहुत बार आपने यूज किया है, सर व्हाट इज द रूल 30 एंड व्हाट इज द रूल नंबर 31। जल्दी जब बताए,
दिमाग पे जोड़ दो, ये तो ये वो तो है ही ना, मजाक करता होता मैं पहले मैंने बोला। इमेजिन करो, आप इमेजिन करो आपने बहुत दिमाग लगाया वैल्यू निकालने का, आप जितनी इन्वॉल्व होकर यदि पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा। देखो ये सप्लायर है, ये कस्टमर है, मतलब रेसिपिएंट, जो अपन कस्टमर की जगह क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट बोलते हैं। तो सप्लायर ने रेसिपिएंट को जिस प्राइस पे माल बेचा तो पहला प्रेफरेंस जो वैसा वही होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं टेक्निकली, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं बोलते, ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर ही वैल्यूएशन होता है। लेकिन यदि ये प्राइस 100% कंसिडरेशन नहीं हो, या ये सप्लायर और रेसिपिएंट या तो रिलेटेड पर्सन हो या डीपी हो, तो ये जो प्राइस है ट्रांजैक्शन वैल्यू उसके आधार पर वैल्यूएशन नहीं हो सकता, तो आपको वैल्यू बनानी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वैल्यू कैसे बनाओगे, तो सप्लायर टू रेसिपिएंट मत देखो, ये जो रेसिपिएंट है उसका फर्दर सप्लाईज भी ले सकते हो, वो तो अपन ओनली रिलेटेड पर्सन के केस में लेते हैं और एजेंट के केस में लेते हैं, 100% कंसिडरेशन तो होता ही नहीं है। या एक तरीका ये है कि जो सप्लायर है ये अदर कस्टमर को भी तो बेच रहा होगा ना, अपन वैल्यूएशन किसका करें, सप्लायर टू रेसिपिएंट का, लेकिन इसने जो अदर कस्टमर को जिस प्राइस पे बेचा होगा उसको अपन ने क्या बोला, ओपन मार्केट वैल्यू। फिर हमने लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी अदर सप्लायर्स की आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू भी हमने ले ली। तो यदि अब ओपन मार्केट वैल्यू भी कंसीडर कर रहे हैं, लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की वैल्यू भी कंसीडर कर रहे हैं, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस आइटम, इसकी वैल्यू निकालने का कोई और तरीका भी हो सकता है? आंसर इज यस। यदि मैं कहूं बेटा ये जो एसी है ना ये 100 रुपए का है, सर कंप्रेसर 11,000 का आता है, नॉट पॉसिबल। किसी भी प्रोडक्ट की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं बोलूँ ये शर्ट है ना, ये शर्ट 10 रुपए का है, हो ही नहीं सकता, सर बटन ही 50 रुपए के होंगे। अब बटन के अलावा कपड़ा भी है, स्टिचिंग भी है। यदि कोई मतलब गरीब इंसान जिसको आपने दवा दिया तब भी 100 रुपए तो लेगा ना सिलने का। अब मैं पूछा 100 रुपए में भी कौन सिलता है, मैं तो बोलता कोई नहीं सिलता आज, इतनी महंगाई बढ़ गई। तो भैया इस प्रोडक्ट की प्राइस आप यही बोल ही नहीं सकते सर 100 रुपए का होगा, 150 रुपए का होगा, कहां से होगा सर? हेलो, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? आप प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हो बाय द वे ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग सारे एग्जीक्यूटिव के फर्स्ट मॉड्यूल में नहीं आता, पहले आया करता था। आजकल तो सिर्फ अकाउंट्स और एफएमई होती है, कॉस्टिंग नहीं होती, पहले हुआ करती थी। नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं है ना कॉस्टिंग। लेकिन यस, कॉस्टिंग सबको पता है। कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस, यस और नो? एंड देन लास्ट में उसका प्रॉफिट मार्जिन भी होगा, वो यहां पे बात कर रहे हैं। दैट इज द रूल नंबर 30। मतलब यदि प्रोडक्ट की वैल्यू, यदि हम ओपन मार्केट वैल्यू लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी जो भी पहले के जो मेथड है, यदि पहले के किसी मेथड के आधार पर यदि हम वैल्यू कंप्यूट नहीं कर पाए तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? कॉस्ट के थ्रू, कॉस्ट प्लस मार्जिन। अब वापस से आप कितना मार्जिन लोगे क्या पता हो, 15% कमाता हो सकता है वो 20% कमाता हो सकता है वो 5% कमाता हो, और जनरली कितना कमाएगा? 10%, 10%। तो कॉस्ट प्लस 10%। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? क्या वैल्यू? कॉस्ट प्लस 10%। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? या यू कैन से 110% ऑफ कॉस्ट। एक ही बात है, अलग अलग है। मैथमेटिक्स आती है इतनी, एक ही बात है, अलग अलग है। जिनको नहीं समझ में आता एक काम करो, कैलकुलेटर से करके देख लो, 2000 का 10% ऐड कर लो या 110% ऑफ 2000 कर लो, आंसर एक ही आए। लेकिन रूल नंबर 30 तभी अप्लाई होगा जब रूल नंबर 27, 28, 29 के आधार पे आप वैल्यू कंप्यूट ना कर पाओ। तो यहां पे क्लियरली दिया हुआ है रूल नंबर 30, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज इज नॉट डिटर्मिनेबल बाय एनी ऑफ प्रीसीडिंग रूल्स, रूल नंबर 27, 28, 29। तो यदि रूल नंबर 27, 28, 29 के आधार पर वैल्यू कंप्यूट नहीं हो पा रही है तो रूल नंबर, आवाज नहीं आ रही, रूल नंबर 30। और रूल नंबर 30 क्या कहता है? वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट प्लस 10%।
या 110% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यदि आपने सर्विसेज यदि प्रोवाइड की होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का 110% या प्लस 10%। तो जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है खरीदने की या बनाने की या सर्विसेज प्रोवाइड करने की, उसमें आप 10% ऐड कर दो या 110% ले लो। लेकिन ये बात याद रखनी पड़ेगी, ये कॉस्ट के आधार पे आप वैल्यू तभी कंप्यूट करोगे, डायरेक्टली नहीं। गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मजबूरी का नाम नो महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ऐसे कुछ कहावतें हैं ये। गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जब बाप को गधे को क्यों बनाए? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ गया होगा। कॉस्ट के आधार पर वैल्यू नहीं होगी, तब इसी के आधार पर भी वैल्यू कंप्यूट नहीं हो पा रही तो क्या करें? आपको समझ में आ रहा है? डायरेक्टली ये रूल अप्लाई नहीं होगा। यदि रूल नंबर 27 मतलब ओपन मार्केट वैल्यू नहीं आ रही, लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी वैल्यूज नहीं आ रही है, तो यदि रूल नंबर 27 और रूल नंबर 28 और रूल नंबर 29 के आधार पे यदि आप वैल्यू कंप्यूट नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट ऑप्शन होता है आपका रूल नंबर 30 का। और रूल नंबर 38 कहता है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी जो भी कॉस्ट है उसमें कितना परसेंट ऐड कर दो? 10% ऐड कर दो। मींस 110% ऑफ COP या कॉस्ट। समझ में आ गई बात? रूल नंबर 31 सॉरी रूल नंबर 31। रूल नंबर 31 का अप्लाई होगा ये भी आपको पता है, जब रूल नंबर 30 भी अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि 30 तब अप्लाई होता है जब 27, 28, 29 अप्लाई नहीं होता और 30 भी अप्लाई नहीं होता 31। तो इसकी पहली लाइन तो आपको पता ही है, व्हेन द रूल नंबर 27, 28, 29 और 30 के आधार पर आप वैल्यू कंप्यूट नहीं कर पाते तो वैल्यू निकलेगी रेजिडुअल मेथड। कौन सा मेथड? बचा हुआ मेथड। और जो बचा हुआ मेथड होता है, जो रेजिडुअल मेथड होता है, वो क्या होता है? रीजनेबल। अब और क्या करें? कभी आपने शॉपिंग की मार्केट में जाके? दुकान पे आप गए, ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया, 6 घंटे हो गए और फिर आपको परचेजिंग करना मैंडेटरी हो, तो जो पहली दुकान होती है ना जहां पे आपने छोड़ा था, वहीं से जाके आप परचेज कर लेते हो। अब दे दे यार, जो है वो दे दे यार। पहले तो स्टॉल पे देना, बिल्कुल कुछ नया दिखाओ। फिर जो बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो उनको पता चली कुछ बेटर लेंगे, कुछ बढ़िया लेंगे, कुछ यूनिक लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फिर कुछ नहीं मिला तो दे यार। वो ये रूल नंबर 31। यदि रूल नंबर 27, 28, 29 और 30 के आधार पर यदि वैल्यू कंप्यूट नहीं हो रही तो आप कौन सा मेथड बनाए? आप कुछ नहीं बनाएंगे। जो पहले के जो मेथड बने ना उनमें एडजस्टमेंट करके रीजनेबली वैल्यू निकाल लो। अब कोई नई वैल्यू थोड़ी आएगी। तो जो वैल्यूज आपके पुराने मेथड है, जो भी आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसमें एडजस्टमेंट अलाउ कर देंगे। पहले हम कंप्रोमाइज नहीं कर रहे थे, भैया बढ़िया दिखा, लेकिन 3 घंटे में नहीं मिला तो भैया जो है वो दे दे भैया। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो रूल नंबर 31 क्या बोलता है, लेकिन इसका मेथड तभी अप्लाई होगा जब 27, 28, 29, 30 चारों मेथड के आधार पे वैल्यू कंप्यूट ना हो। समझ में आ गई बात? तो वैल्यू क्या होगी? शैल बी डिटरमाइन यूजिंग द रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द अर्लियर प्रोविजन। मतलब इस चैप्टर के जो प्रोविजन है उन्हीं प्रोविजन के आधार पे कुछ एडजस्टमेंट करके रीजनेबली वैल्यू कंप्यूट किया जाएगा। समझ में आ गई बात? रूल नंबर 31। एक इंपॉर्टेंट बात, रूल नंबर 31 का नंबर तभी आएगा जब रूल नंबर 30 अप्लाई नहीं हो, लेकिन इस प्रोविजन की भी एक्सेप्शन है। कभी कोई डॉक्टर के पास गया है, जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अपन तभी जाएंगे जब बीमार होंगे, तो बीमार क्यों पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। किसी की फैमिली में डॉक्टर तो सब ऐसे क्या बोलो नहीं जाना चाहिए, तो डॉक्टर का धंधा कैसे चलेगा? ठीक है, मजाक करता है। तो कम बैक टू द पॉइंट। तो आप डॉक्टर के पास जाते होंगे कभी, तो आपने देखा होगा डॉक्टर बड़े प्यारे होते हैं। किसी के फैमिली में हो तो इग्नोर कर देना, मेरे को आया ऐसे बुरा नहीं मानने का। आप डॉक्टर के पास जाते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी एज क्या है, आपकी शक्ल भी नहीं देखता, बड़ा प्यारा होता है डॉक्टर। कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, क्या किया था, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, शक्ल देखेगा नहीं, 30 सेकेंड्स में पर्चा बना के दवाई देके
जा फुट 500 को दे दे 30 सेकंड से। मतलब मोस्टली जो भी एलोपैथिक डॉक्टर है 30 सेकंड से 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेते, शक्ल भी नहीं देखते, एक दो बार तो मेरे देख दो लोग मुझे डांट देते, समझ में आने दो मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कॉस्ट है उसकी? झोपड़ी में देखता है। जितने भी फेमस डॉक्टर आपने देखे होंगे वो कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं होते, बहुत सारे फेमस डॉक्टर जहां पे लाइन लगती है, आपने नोटिस किया होगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और धूप में आप खड़े रहते हो 3 घंटे और 1 मिनट में दवा देना। और क्या कॉस्ट है उसकी? घर में तो देख रहा है, घर में तो ऐसे ही बैठा रहेगा तो एक कॉस्ट क्या लग रही है? कॉस्ट लग रही है 10 साल पहले की, कि वो जो आज एडवाइस दे रहा है, जिसको आपको लगता है कि 1 मिनट के अंदर दवाई दे दी और उसकी दवाई से आपको असर भी कर जाता है, क्योंकि उसने 10 साल बहुत मेहनत की है, 15 साल बहुत मेहनत की है उस डिसीजन पे लाने के लिए कि बंदे को देखते ही समझ में आ जाता है कि बंदा क्या बोलेगा। 90% मुझे कैसे से पता चल जाता है कि क्यों फेल हुआ, तो वो आज तो थोड़ी पता चला, 2007 से पढ़ा रहा, पता बच्चा क्या गलती करेगा। तो प्रोफेशनल की जो कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली नहीं होती, वो इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस वाली कॉस्ट भी होती है। तो सर्विसेज के अंदर कॉस्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट है। जो दुकानदार है बोलते हैं सर्विसेज, जनरली आपको बोला भी जाता है दुकान मत चलाओ, सर्विसेज में मजा आता है। फिर सर्विसेज में जो आप बोलोगे सामने वाले को देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस का पैसा होता है, डायरेक्टली कॉस्ट नहीं होती, इनडायरेक्टली कॉस्ट होती। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो यहां पे आप कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो यस, यदि आप सर्विसेज यदि आप प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विस प्रोवाइडर को हमने एक ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया? रूल नंबर 30 की बजाय आप डायरेक्टली रूल नंबर 31 भी अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया? किन के लिए? माल वालों के लिए नहीं, गुड्स वालों के लिए नहीं, सिर्फ सर्विसेज वालों के लिए, क्योंकि सर्विसेज के केस में कॉस्टिंग निकालना बहुत डिफिकल्ट है। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पे क्या दिया है? नोट दिया हुआ है, इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। क्या दिया हुआ है? नोट नंबर 1, इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज सप्लायर में ऑप्ट फॉर दिस रूल इग्नोरिंग रूल 30। यदि आप सर्विसेज यदि आप सप्लाई कर रहे हो तो रूल 30 को इग्नोर करते हुए आप डायरेक्टली रूल नंबर 31 पहले अप्लाई कर सकते हैं। यह ऑप्शन सिर्फ किसके लिए दिया गया है? सर्विसेज सप्लाई करने वालों के लिए। समझ में आ गई बात एवरीवन? कंफर्म? तो जितना मैंने पढ़ा है पढ़ के आना, और भी बहुत सारे प्रोविजन है वो अपन कल पढ़ेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।